नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं, ये जो है आपके प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट है और सेट का कोड जो है PG01 है। ठीक है, इसका 2 वीडियो पहले आ चुका है PG01 का और ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है आप लोगों का संडे को, उसी का व्याख्या जो है हम हर जो है डे पे जो है इस एक हफ्ते में एक वीडियो लगभग करके डाल दिया कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यदि जो है ऑफलाइन टेस्ट में नहीं शामिल हो रहे हैं, ऑनलाइन पे भी जो है आपको हम सुविधाएं दे रहे हैं, तो यदि आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ये वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप जो है प्रैक्टिस कर लें इसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, उसमें जो है हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। फिर भी जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? तो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद और नव निश्चयवाद, इन तीनों में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका मिलता है आंसर पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, कौन सा? पर्यावरण निश्चयवाद। आगे हम लोग देखते हैं संभववाद। संभववाद जो है ये फ्रांस से है, नव निश्चयवाद जो है अमेरिका से है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अर्धकुंडे या ये किसका जो है यहाँ पे लेखक दिया गया है और वो जो पुस्तक लिखा उन्होंने उसको दिया गया है। ठीक है, तो अर्धकुंडे कास्मास एंथ्रोपोजियोग्राफी और जो है यहाँ पे भूगोल के विधि तंत्र। तो यहाँ पे अर्धकुंडे जो है यह आपका है पहले का पहला। ठीक है, किसने लिखा है? पहले का जो लिखा है यहाँ पे अर्धकुंडे ने कार्ल रिटल ने। ठीक है, कास्मास को लिखा है हमबोल्ट ने। ये वाला लेकिन मेल नहीं है, ये चौथे का मेल है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, भूगोल के विधि तंत्र ये हेटनर का है। ठीक, तो इस तरह से ये अगर आप मिलान करते हैं तो ये का जो है 1, बी का 2, सी का 4, ए का 1, बी का 2, सी का 4, यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो रहा है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी थी? तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता हो कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इस आंसर को भी क्लिक कर ले जाएंगे कि आधुनिक भूगोल के जनक जो हैं हमबोल्ट और रिटर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र के अनुपात को प्रदर्शित करता है? तो कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व और पोषण घनत्व। तो यहाँ पे कृषि का जो एक दिखा रहा है और जनसंख्या का अनुपात, ये कायिक घनत्व दिखा रहा है। क्या? कायिक घनत्व। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नवनिश्चयवाद, संभववाद और नियतिवाद ये किस किस से संबंधित है? यहाँ पे आप देखिएगा, नवनिश्चयवाद जो है ये है ब्लास, संभववाद जो है नवनिश्चयवाद जो है टेलर और संभववाद जो है ब्लास और नियतिवाद रेटजल। यानी कि 2 3 1, 2 3 1, सी वाला क्वेश्चन सही है। 75 का जो है कौन सा सही है? सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं रुको और जाओ। अब यहाँ पे देखिएगा, रुको और जाओ जो है नवनियतवाद जो सिद्धांत है उसी को ही रुको और जाओ कहा जाता है। तो रुको और जाओ सिद्धांत जो है ये कौन लिखा है वही आपसे फिर पूछ ले रहा दूसरी भाषा में, तो यहाँ पे है कौन? ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, यानी कि आपका 76 का जो है ए वाला। संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल से संबद्ध है? तो संभववाद फिर वही आ गया कि संभववाद किससे है? तो संभववाद फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। जर्मनी से जो है नियतवाद है, नवनियतवाद जो है अमेरिका से है। आगे देखते हैं, मानव वातावरण संबंध और भूगोलविद। मानव वातावरण संबंध और भूगोलविद, यहाँ पे संभववाद दिया गया है, तो संभववाद जो है ग्रिफिथ टेलर और निश्चयवाद हाँ देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे जो है देखिएगा, संभववाद जो है किससे संबंधित है? संभववाद की जो संकल्पना है वह है, आप देखिएगा, ये है कौन से? ब्लास हैं।
निश्चयवाद का जो अगर देखा जाए तो ये हैं रेटजल हैं। वैज्ञानिक निश्चयवाद या जो है नव निश्चयवाद ये ग्रिफिथ टेलर हैं। तो ए का थ्री तो जो है कई मिल रहे हैं, इसी पे नहीं मिल रहा है। तो ए का थ्री सभी पे मिल रहा है। यहाँ पे बी का फोर केवल एक में मिल रहा है, इस पे नहीं मिल रहा। तो इस तरह से ये वाला जो है आपका सी वाला क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पिछले 2 दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्शा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका वाला जो है ये कम शिक्षित और कम विकसित है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ग्रोथ जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखेंगे अगर जो हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 11 की जनगणना के दौरान जो वृद्धि रही वो नकारात्मक रही। तो वो रहा नागालैंड का। यही नागालैंड का अगर 2001 की जनगणना का ग्रोथ देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, लेकिन 2011 में ये निगेटिव में चला गया, इतना ज़्यादा जो है इसने अपने आप को जो है बदला। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे सूची मिलान करने के लिए दिया गया है और सिद्धांत और उसके विद्वान दिए गए हैं। अधिवासीय पदानुक्रम जो दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिस्टालर ही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर से आप देखते हैं क्षेत्रीय विश्लेषण तो यहाँ पे ये है इजार्ड, लेकिन विकास ध्रुव सिद्धांत जो दिया गया है वो यह पेरॉक्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? पेरॉक्स के द्वारा। और आर्थिक वृद्धि मॉडल जो दिया गया है वो रोस्टोव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1243 होगा। ठीक है, 1243 यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो यहाँ पे आपका एक फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, बी वाला सही है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है। यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश बताने को कह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? चीन का है, और इसके बाद जो है भारत, इसके बाद जो है अमेरिका का है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। बच्चे और वृद्ध हमेशा दूसरे पर ही आश्रित होते हैं बेचारे, तो इसमें आश्रित जनसंख्या आप कहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। सूचकांक और शामिल किया जो है ये चीज़, लिंग विकास सूचकांक जो है यह आपका शामिल किया गया था आपका 1995 में। इसके बाद गरीबी सूचकांक जो किया गया था वो आपका किया गया था 97 में। तकनीकी उपलब्धि सूचकांक जो है ये 2001 में, और विकास सूचकांक जो किया गया असमानता का वो 2010 में। यानी कि पहले का चौथा, और कहें तो उल्टा क्रम में अगर आप देखते हैं तो ये मिल जा रहा है आपका सी में। ठीक है, अधिकांश विकल्प सी ही सही हो रहा है। जननांकीय मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो जो है द्वितीय अवस्था होती है। पहले अवस्था में जनसंख्या खूब तेज़ी से जो है वहाँ पे जन्म दर भी रहता है और मृत्यु दर भी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जनसंख्या जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। लेकिन दूसरे वाले स्टेज में जन्म दर जो है ऊंचा रहता है और मृत्यु दर कम हो जाता है। ऐसे में जो होता है जनसंख्या ग्रोथ करने लग जाती है। ठीक है, तो वह है दूसरे वाले में। ठीक है, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे जनजातियाँ दिया गया है और इसके बाद दिया गया है स्थान कि वो कहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये जारवा का आप लेंगे अगर तो यहाँ पे अंडमान है, यानी कि सी का थर्ड केवल एक ही दे रहा है। सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा था जारवा को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यहाँ पे सी का थर्ड हो जा रहा है अगर, तो ये पहला वाला आपका आंसर सही हो जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि अन्य जो हैं वो कौन से मिलान पे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखिएगा बंटू जो हैं इसके 1 ही है। इसके बाद इक्का, ये भी पेरुक में ही है। लेफ्ट स्कैंडिनेवियन जनजातियाँ होती हैं यहाँ पे जो ध्रुवीय प्रदेश में लगभग पाई जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे है, तो इसका आपका विकल्प जो है बी सही हुआ। आगे चलते हैं। मानव प्रजातियाँ अधिकांश जो है व्यक्ति यहाँ से हैं। कौन सी प्रजाति के कहाँ पे लोग रहते हैं ये पूछ रहा है ये। तो आपको ये पता है कि काकेसाइड मतलब होते हैं कौन, ये लोग, गोरे लोग, ठीक। और ऑस्ट्रेलाइड आपको मिल जाएंगे श्रीलंका में, ठीक। दक्षिण कोरिया में जो मिलेंगे यहाँ पे मंगोलाइड मिल जाएंगे, मंगोलाइड। इथोपिया में निग्राइड, जो काले लोग होते हैं वो निग्राइड होते हैं। तो यहाँ पे पहले का दूसरा यानी कि ये दोनों तो नहीं है। इसके बाद जो है दूसरे का यहाँ पे दे रहा है चौथा, दूसरे का चौथा डी वाला सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहली बार पेट्रोलियम की खोज यूएसए में किस वर्ष में हुई थी? तो वह जो हुआ था वो 1866 में हुआ था, ठीक है। यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100 है तो वो कितने इकाई जो है ध्रुवों पे होगी? तो वह होगी 42 इकाई या 42% आप कह सकते हैं। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो सहारा मरुस्थल में जो बहती है उसे कहते हैं हरमट्टन या डॉक्टर विंड। आगे देखते हैं। यहाँ पे खनिज संसाधन दिया गया है और उत्पादक देश दिया गया है। अब इसमें आप लोग देखिएगा थोरियम जो है इसके उत्पादन में इंडिया ही मास्टर है, ठीक है। तो थोरियम बी का 2 दो दे रहा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इस तरह से यूरेनियम कनाडा में मिलता है, सी का जो है 4 यानी कि सी वाला उत्तर सही हो गया। इसके बाद भी जो है तांबा हम लोग देखते हैं, तो तांबा जो है यहाँ पे डी वाले का जो है जाम्बिया है, ठीक है। आपका उत्तर इसमें सी वाला सही होगा। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करने के लिए दिया गया है, नदी दिया गया है, उस पर बना बांध दिया गया है। तो यहाँ पे कोलोराडो जो दिया गया है ये कैरीबा नदी पर है। पंचेत हिल जो है ये दामोदर नदी पे है, ठीक है। और आसवान बांध जो है ये नील नदी पे है। और जाम्बे जी ये हूबर नदी पे है। यानी कि पहले का दूसरा कोलोराडो नदी जो है, पहले का दूसरा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। नील नदी सी का जो है सी का वन, यहाँ पे ये दोनों गलत हो गए और यहाँ पे जो है सी का 1 हो गया। इसके बाद जो है दामोदर नदी बी का थर्ड अगर मिल रहा है तो इसमें बी का थर्ड आपका डी वाला हो जाएगा, यानी कि ए का 4 होगा। हूबर जो है कोलोराडो पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सही जो होगा वह होगा कौन सा, डी वाला आंसर होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा, कोलोराडो इस पे होगा, दामोदर पंचेत हिल पे होगा, नील इसका होगा, जाम्बे कैरीबा पे होगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिएगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वही बात फिर दिया गया है। यहाँ पे ओकोसोम्बो दे दिया गया है। कैरीबा बांध हमने आपको बताया ये किस पर है, हूबर का कैरीबा और पंचेत हिल। पंचेत हिल से आप लीजिए दामोदर नदी, ठीक है। और इसके बाद जो है बोल्टा ओकोसोम्बो पे है, किस पे है, ए का आपका हो जा रहा है कौन सा, ए का आपका हो रहा है बी यानी कि, और डी का हो रहा है 1, डी का 1। इसमें चौथा विकल्प डी का 1 नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, सही हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सारे विकल्प पिछले वाले में ही हैं। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं हम लोग। वान थ्यूनन का सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा सिद्धांत जितने भी दिए गए हैं वो आपका जो है ये मिलान करना है इससे, ठीक है। तो इसमें 95 में जो है आपका वान थ्यूनन का सिद्धांत जो दिया गया है वो आपका हो जाएगा समदैशिक सिद्धांत। रोस्टोव ने विकास ध्रुव सिद्धांत दिया है। डगलस नॉर्थ जो है ये जो है निर्यात से संबंधित है। भाटिया साहब ने दिया था सस्य विविधता से, ठीक है। तो वान थ्यूनन का यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एक ही मिल रहा है। और बी का जो है 1, बी का 1 भी सही मिल रहा है इसमें। सी का 4 और ए भी, यानी कि ए वाला सही है, ठीक है। 96 पे हम लोग चलते हैं
और यहाँ पे नगर दिया गया है और उस पर दिया गया है उद्योग। नगर और उद्योग से संबंध यहाँ पे आप देखिएगा ओसाका। ओसाका मतलब अगर ओस से बचना है, ओस से बचना है तो उसके लिए आपको वस्त्र की ज़रूरत होती है, तो इसका जो है यहाँ पे वस्त्र निर्माण या वस्त्र उद्योग, ठीक है। हैम्बर्ग और पिट्सबर्ग और डेट्रॉयट। पिट्सबर्ग जैसे लोहा जब कुंद हो जाता है तो उसको पीटा जाता है, लोहा अधिकतर पिटा ही जाता है, तो ये लोहा से हो गया, ठीक। डेट्रॉयट, डेट पे किसी को ले जाते हैं तो मोटर गाड़ी से लेकर के जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हैम्बर्ग, इसको आप मिला दीजिए पोत निर्माण से, ठीक है। तो पहले का दूसरा दो जगह पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद जो बच रहा है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला इसमें नहीं है, तो ये भी हो जा रहा है। आपका उत्तर सही हो जा रहा है 96 का ए। कौन सा? 96 का ए सही हो जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कील नहर निम्न में से किसके बीच में स्थित है? तो कील नहर जो है यह आपका ये उत्तरी सागर जो है और बाल्टिक सागर जो है इन दोनों के बीच में ही स्थित है, ठीक है। अगर फ्लाई ऐश की बात हम लोग करें तो जो चिमनियाँ होती हैं, चाहे ईंट भट्ठे की हों या फिर विद्युत गृह की हों या फिर जब भोजन वगैरह बनाते हैं अन्य चीज़ों की, तो उससे जो काला काला राख निकलता है वो जब कहीं जमता है तो एक आप देखते होंगे काला काला सा कालिश सा जम जाता है, जैसे काजल वगैरह आप लोग देखते हो, तो वो क्या है? एक फ्लाई ऐश का उदाहरण बन जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है? खाद कारखाने में नहीं होगा, कोयला खदानों में भी नहीं निकलेगा, ठीक। ये क्योंकि जो है जलने के बाद हो रहा है, और सीमेंट कारखाने से भी नहीं, ये ताप उद्योग से होगा। कहाँ से? ताप उद्योग केंद्र से होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। यहाँ पे जो दे रहा है ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत के लिए कह रहा है, तो क्रिस्टालर महोदय ही हैं। वेबर ने औद्योगिक अवस्था सिद्धांत भी दिया था, ये भी सही है। कृषि का वानथ्यून से ही संबंध है। यहाँ पे खुदरा बीजियल बेरी, तो बीजियल बेरी जो है ये इससे नहीं है। बीजियल बेरी जो संबंधित है ये प्राइमेट सिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राइमेट सिटी से। तो ये यहाँ पे नहीं है। ये वाला आपका उत्तर जो सही हो जाएगा, यानी कि गलत है कौन सा? वो डी वाला मेरा गलत है, उत्तर आपका बन जाएगा डी। निम्नलिखित देशों में से किसमें न्यू इंग्लैंड उद्योग प्रदेश स्थित है? तो किसमें स्थित है? वो न्यू इंग्लैंड उद्योग प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम का तो है ही है, तो वहाँ पे न्यू इंग्लैंड कैसा हो जाएगा? वहाँ पे नहीं है, अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पे है? अमेरिका के जो है उत्तर पूर्वी भाग में न्यू इंग्लैंड है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी इंग्लैंड है, ठीक है। जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन थे, तो ये वाला तो सही नहीं है, ठीक। उसके पास जैव ईंधन की बहुलता थी, ये भी नहीं है। वहाँ औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, ये भी तो कतई नहीं है। अमेरिका में, यहाँ पे जो है जापान में नहीं होकर के जो है ब्रिटेन में हुआ था। उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, तो ये बात तो सही है, तकनीकी क्षमता है। जापान का कोई भी प्रोडक्ट हो हर कोई डिमांड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन सही है की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है कि ग्रेट प्लेन में छोटी घासों से आच्छादित है, यहाँ विस्तृत चारागाह उपलब्ध होते हैं, यहाँ शुष्कता के चलते जो है फसल का उत्पादन हेतु जो है अनुपयुक्त है, यह ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल के समान है। तो यहाँ डी वाला अगर देखा है तो ग्रेट प्लेन जो है अमेरिका का वह खेती के लिए बहुत फेमस है, तो ये मरुस्थल भूमि तो कतई नहीं है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। शुष्कता के चलते यह फसल उत्पादन हेतु अनुपयुक्त है, कतई नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े लैंडफॉर्म है, वहाँ पे कृषि की जाती है। यहाँ विस्तृत चारागाह उपलब्ध हैं, ये चारागाह नहीं है। चारागाह इसके और जो है ऊंचाई वाले भाग पे, पठारी वाले भाग पे है। और इसके बाद जो है यह छोटी छोटी घासों से आच्छादित है, तो यहाँ पे घासें पाई जाती हैं जिसे काट करके अब यहाँ पे खेती किया जा रहा है, गेहूँ वगैरह और मक्का वगैरह। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कैलिफोर्निया, उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र, झील क्षेत्र। तो इसमें झील वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सस्ता परिवहन उपलब्ध है, तो उससे जो है दूसरे क्षेत्र से कोयला, दूसरे क्षेत्र से अयस्क, वैसे अयस्क यहाँ पे मिल जाता है,
और कोयला वगैरह जो है दूसरे क्षेत्र से मंगा करके यहाँ पे बहुत बढ़िया उत्पादन किया जाता है और इसको जो दूसरे क्षेत्र तक जो है उत्पादित प्रोडक्ट को, इस्पात वगैरह को पहुँचा भी जाता है आराम से, ठीक है। तो झील वाला क्षेत्र जो है काफ़ी संपन्न है। न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश जो है, अगर आप देखें तो इस तरह से यह ऑस्ट्रेलिया है और ये इस तरह से है। तो न्यू साउथ वेल्स वाला जो भाग है ये विक्टोरिया है और न्यू साउथ वेल्स ऐसे ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, तो ये वाला जो है औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे स्थित है। तो वो कह क्या रहा है, न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश स्थित है दक्षिण पश्चिम ग्रेट ब्रिटेन में, नहीं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तो दक्षिण पूर्व में ही है ना ये, अगर देखा जाए दक्षिण में हो गया और पूरब में हो गया, तो ये वाला विकल्प आपका दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? कौन कौन से कारण है उसमें बताइएगा। विकसित जल विद्युत के कारण, धात्विक खनिजों के विशाल निक्षेप के कारण, ये तो कतई नहीं हो सकता, वहाँ पे खनिज नहीं पाया जाता, वो दूसरी जगह से मंगाता है, जैसे इंडिया से मंगा लिया, अफ्रीकन कंट्री से। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण, द्वीपीय अवस्थितिकी के कारण। तो इसमें द्वीपीय अवस्थितिकी जरूर कारण है, यानी कि 4 तो होगा ही होगा। 4 किसमें नहीं है, इसमें बी वाले में जो है नहीं है, ठीक। इसके अलावा डी वाले में क्या है, 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका तीसरा कह रहा उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण। तो प्रौद्योगिकी क्षमता तो है, लेकिन तीसरा भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो 4 और 3 एक में मिल जा रहा है, ठीक, पहले वाले में। इसके अलावा जो है अगर देखते हैं हम 4 और 3 विकसित जल विद्युत के कारण। तो विकसित जल विद्युत के कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाटर वाला जो है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला तो बात सही है, क्योंकि वो किनारों पे रहता है, ज्वारीय ऊर्जा से जो है वो उत्पादन करता है। तो ए वाला भी सही है और 4 वाला भी सही है। लेकिन धात्विक खनिज निक्षेप जो है वो पाया जाता है यहाँ पे विशाल, तो ये बात तो नहीं सही है। यानी कि अगर देखा जाए 1 और 4 तो 2 में हैं, किसमें, पहले में, और किसमें दिया गया है, पहले में दिया गया है और चौथे में दिया गया है। लेकिन पहले वाले में इन्होंने दिया है धात्विक खनिजों का विशाल निक्षेप भी है, तो यानी कि दूसरा वाले को भी इन्होंने शामिल किया है, जो कि दूसरा गलत है। तो इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा और हम लोगों का जो है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आपका जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे दिया गया है आंतरिक जलमार्गों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसमें कौन सा नदी होगा, राइन। राइन नदी जो है फ्रांस की है, बहुत ज़्यादा जो है ये परिवहन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसी के तट के किनारे जो है जितने औद्योगिक नगर हैं वो लगभग हैं, ठीक है। यहाँ पे कोयला और इस्पात का जो परिवहन बहुत अच्छे से होता है और हर चीज़ों का जो है माल का भी परिवहन। आगे आप देखेंगे बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो सुएज नहर से होकर के बॉम्बे अगर जाना है तो सुएज के लिए जो है आपको सुएज नहर जो है नहीं गुजरना पड़ेगा, सुएज नहर के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इस तरह से तो ये अफ्रीका का वो है, ठीक। इसके बाद आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो है अरब वाला है, ये इस तरह से अरब वाला कंट्री है, अरब वाला ये हो जाता है और इस तरह से ये। अब बीच में पड़ता है आपका यहाँ पे जो है सुएज नहर, ठीक। और सुएज जो ये स्थान है, सुएज पोर्ट जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक। अगर इधर से आना है तब तो सुएज नहर से आना पड़ेगा, लेकिन अगर बॉम्बे यानी कि हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो इस स्थान पे हैं और इस स्थान से हमें केवल सुएज में जाना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, सुएज नहर पूरा कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, हम तो यहीं आगे ही मुहाने पे ही सुएज है, तो हम आराम से पहुँच जाएंगे, सुएज नहर को हम नहीं क्रॉस करेंगे। सुएज नहर कहाँ पे है, यहाँ पे है,
ठीक है। तो इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग। सुएज नहर के जो है आगे ही पड़ जाता है, ठीक है, यानी कि सुएज नहर जो है हम लोग नहीं जा पाते हैं। आगे देखते हैं। ब्रेक ऑफ बल्क से तात्पर्य है, ब्रेक ऑफ बल्क से तात्पर्य है, यहाँ पे एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें कि जैसे सुएज नहर जो बनाया गया है, यहाँ पे देखिएगा सुएज नहर ये बनाया गया है, ये मान लेते हैं कि ऐसे सुएज नहर है, ठीक। तो सुएज नहर का जो आगे वाला, जैसे कई स्थानों पे कई कई पोर्ट बनाए गए हैं ना, तो ये जो सुएज है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो सुएज में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सुएज नहर में, तो वैसे तुरंत ही मिल जाएगा, यानी कि आपको सुएज को जो है पार नहीं करना पड़ेगा, सुएज के इधर ही है, इस साइड में, पूर्व साइड में ही, ठीक है। लाल सागर में ना मानिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। विश्व के व्यापारिक खंडों की संख्या है कितना, जो है विश्व के व्यापारिक जो खंड हैं वो कितने खंडों में जो है हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 9, 13, 17, 22, तो इसका 22 हो जाएगा। सर क्रीक विवाद किसका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सर क्रीक विवाद जो है वो वाला यहाँ पे है, यहीं पे एक है इंडिया और पाकिस्तान के जो है बीच में, ठीक है। इस तरह से ये पाकिस्तान का है और इस तरह से हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे जो ये विवाद है सर क्रीक वाला वो यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसका, भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है, तो सबसे कम तापांतर अगर देखा जाए हैदराबाद में, हैदराबाद अंदर पड़ जाता है, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, दिल्ली बहुत अंदर पड़ जाता है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा तापांतर होगा। जब भी आप देखिए कोई भी स्थान है उसके अंदर का भाग होगा तो यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी, यानी कि महाद्वीपीय जो है गुण पाया जाएगा। महाद्वीपीय गुण का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ठंडी में समकारी प्रभाव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर सागर है यहाँ पे, तो सागर का इफेक्ट जो है अंदर में नहीं उतना हो पाता है, तो गर्मी होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होगा और ठंडी होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगा। ऐसे में जो है यहाँ पे ताप का अंतर होगा, अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यानी कि बहुत ज़्यादा हाई है, और ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगा यानी कि बहुत ज़्यादा लो है। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर देखने लग जाएंगे आप तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर समकारी प्रभाव देखते हैं और वो जो है स्थान कहीं सागर के तट पर ही स्थित है, तो वहाँ पे समकारी प्रभाव से ताप में अंतर बहुत कम मिलता है। ऐसे स्थान अगर देखे जाएँ इनमें तो मुंबई और चेन्नई है। मुंबई और चेन्नई में अगर हम देखते हैं तो मुंबई जो है इस तरह से यहाँ पे है, ठीक। मुंबई कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये वाला चेन्नई आपका यहाँ पे है। तो मुंबई में जो तापांतर होता है, अधिकतम तापमान अगर आप देखते हैं तो 27 है, ठीक। और यहाँ पे जो है इसमें अगर आप देखते हैं कि न्यूनतम तापमान कितना है, तो यहाँ पे 22 है, कितना है, 22 है। लेकिन अगर चेन्नई वाला न्यूनतम देखेंगे तो यहाँ पे भी 22 ही मिलेगा, और लेकिन अधिकतम अगर आप देखेंगे तो यह विषुवत रेखा के करीब में पड़ जाता है, तो ऐसे में यह 30 हो जाता है। तो ताप का अंतर यहाँ पे जो हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। और इसका जो है ये ताप का अंतर यहाँ के बीच में जो अंतर हो रहा है वो 22, 5, 27, और यहाँ पे 22 है, और ये जो है यहाँ पे 8 का अंतर हो जा रहा है लगभग। तो इसी पे हम लगता है कि जो हमें रोकना चाहिए, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मित्रों आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों संग साथियों के साथ में, ताकि हमारा जो है मनोबल और बढ़े और हम जो है अच्छे से अच्छा इसमें जो है करने का प्रयास करें और अच्छा वीडियो ला सकें, ठीक है, इसमें और इम्प्रूव कर सकें। यदि इसमें कुछ आपको जो है कमियाँ या त्रुटियाँ या सुझाव कुछ लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है मित्रों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।